हाय स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में अपन किसकी बात किए थे बेटा? सेट्स की बात किए थे। वहाँ पे हमने समुच्चय के बारे में पढ़ा था। समुच्चय का डेफिनेशन दिखा था, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? समुच्चय बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से अपन सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित किस हिसाब से अपन करते हैं। उनमें मैंने देखा था दो, एक रोस्टर था, एक क्या था बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि। दो टाइप से अपन ने सेट्स लिखे थे। हालांकि आप ध्यान से बचपन से जाए, अपन बचपन से ही एक सेट पढ़ते आ रहे हैं। अपना सेट से जो दोस्ती है वो क्या है? बचपन से ही है। अपन ने प्राकृतिक संख्या पढ़ रखा होगा, नेचुरल नंबर पढ़ा होगा। ये सब संख्याएं एक प्रकार की अपने पास क्या है बेटा? सेट है। जैसे कि अपन संख्याओं के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आता तो है अपने को, लेकिन एक बार अपन देख लेते हैं कि क्या था। तो उसमें अपन इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। ये हो गया बेटा। तो नंबर फर्स्ट अपन, अच्छा इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सभी जो अपन नंबर पढ़ रखे हैं, जितने भी नंबर है बेटा, वो सब एक दूसरे से लिंक हैं। अपनी जरूरत होती गई, उस हिसाब से नंबर बनते गए। अपन बचपन में जाओ, अपने आप सब जब छोटे थे, फर्स्ट या LKG UKG में रहे होगे बेटा, तो आपको नंबर कहाँ से स्टार्ट करते थे काउंट करना? 1 2 3 यहीं से स्टार्ट किया था। तो वो अपने आप टीचर नहीं सिखाता, वो तो मम्मी पापा सिखाते हैं, या अपने आप सीखते हैं अपन। अपने आप तो कोई नहीं सीखता, लेकिन मम्मी पापा सिखाते हैं अपन। तो जो अपने आप चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको नेचुरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल है। जो चीजें अपने आप सीख जाते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल है। तो इसीलिए इसको बोला गया है प्राकृतिक संख्या। इसको क्या बोला गया बेटा? प्राकृतिक संख्या। इसको क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर, जो अपने आप। तो उसमें अपन इसको, अब बेटा ये ध्यान देना, इसको कैपिटल N से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। मैथ में कभी भी जब आपको कैपिटल N दिख जाए तो समझो कि वो नेचुरल नंबर है या प्राकृतिक संख्या है वो। अब प्राकृतिक संख्या का समुच्चय बनाना है, सेट बनाना है। सेट को मैंने क्या बोला था बेटा? किसमें लिखना है? मझला कोष्ठक के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। तो अपन इसको इस रूप से बना लेंगे। अपन कहां से स्टार्ट करते थे बेटा? काउंट कहां से किए थे बचपन में जब गिनना शुरू किया था? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये लास्ट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएगा। और अनंत के बारे में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अनंत बेटा कोई संख्या नहीं है। अनंत क्या है बेटा? कोई संख्या नहीं है। ये दिमाग में बैठा लेना कि अनंत कोई संख्या है। अनंत कोई संख्या नहीं है। वो क्या है? परिभाषित नहीं है, इनफाइनाइट है। वो परिभाषित नहीं, मतलब वहां तक आप पहुंच नहीं पाओगे। अच्छा कोई पहुंच, जब अपन बचपन थे तो अपन 100 तक याद कर लिया था, तो लगता था कितना बड़ा अच्छा काम कर लिया, मुझे 100 तक काउंट करना आता है। लेकिन वो हमारे लिए लास्ट था। जब लेकिन खुद जब आगे बढ़ते गए तो संख्याएं अपनी बढ़ती गई, संख्याएं बढ़ती गई। अब वो हमारे लिए 100 बहुत बड़ी बात नहीं। अब तो इस टाइम बात करोगे तो कौन सी संख्या आपके लिए अनंत है? कोई संख्या भी नहीं है। तो अनंत का मतलब होता है कि अपन लास्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। लिखते जाओ 1 2 3 4 5 6, कई सालों तक लिखोगे, फिर कहीं पर जाकर रुक गए तुम, कहीं पर जाकर रुक गए तो अनंत नहीं होगा। फिर लिखते जाओ डॉट डॉट डॉट। इसीलिए बीच में क्या लगा देते बेटा? डॉट डॉट। ये लिखते जा रहे हैं। ये डॉट डॉट आपको 3 4 दिख रहे हैं। ये डॉट डॉट क्या है बेटा? कई हजारों साल तक लिखते जाओगे तो डॉट डॉट चलता चला जाएगा। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं अभी कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब क्या? परिभाषित नहीं है। आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे, वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। इसको कोई संख्या मत ले लेना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये संख्या है। अभी जब आप आगे बढ़ोगे तो फिर इसको प्रूव करने में लग जाते हो कि सर अनंत ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आप दिमाग में बैठा देना कि अनंत क्या है? परिभाषित नहीं है, आप वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। फिर अब आते हैं सेकंड नंबर पर।
ये तो नेचुरल हो गया भाई, अपने आप सीख गए, प्राकृतिक संख्या हो गई। जब आप और फर्स्ट सेकेंड क्लास में पहुंचे बेटा, तो आप प्लस माइनस करना सीख गए, सीखे, प्लस माइनस करना सीखे थे अपन। तो उसमें क्या हुआ था कि आपके पास आपने किसी नंबर को ऐसे 2 - 2 किया, वो आ गया, क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। अच्छा, अब 0 आ गया तो 0 तो भाई प्राकृतिक संख्या में नहीं है, नेचुरल नंबर में नहीं है। अपने जरूरत के हिसाब से अपन संख्या बनाते, तब अपन 2 - 2 किए तो क्या मिला बेटा, 0 मिला। अब ये 0 नेचुरल नंबर में नहीं है, तो अपन ने नया नंबर बनाया, उस नंबर को नाम दिया इन्होंने, सेकेंड नंबर पे बोलते हैं पूर्ण संख्या। आपने देखा होगा ये सब एक के बाद एक अपनी संख्याएं जरूरत होती गई, वो संख्याएं बेटा क्या होती बनती गई। तो पूर्ण संख्या को बोलते हैं अपन होल नंबर, होल नंबर। इसको बेटा W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी आपको याद होने चाहिए, जितने भी है बेटा वो आपको याद होने चाहिए। आपको n बोलेगा, नेचुरल नंबर नहीं बोलता है। बुक में जब भी आगे यूज करोगे, फंक्शन पढ़ोगे, तो आपको n मिलेगा, तो n मतलब आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि हाँ ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। W बोलेगा तो होल नंबर तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ये बेटा कहाँ से स्टार्ट होता है, आपने देखा होगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। इसके बाद और अपन जब कठिन माइनस प्लस करने लगे, टफ मिला था, तो कुछ इस टाइप से किया होगा। 2 - 5, ये क्या होगा बेटा, -3। अब ये -3 आपके दोनों में नहीं है, ना नेचुरल नंबर में है, ना ही होल नंबर में है, ना ही नेचुरल नंबर में बेटा, ना ही होल नंबर में। तो एक नई संख्या और बनी, जिसको अपन ने बोला, थर्ड नंबर पे बोल दिया कि पूर्णांक बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर, इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर। इसको अपन बुक में कभी कभी आपको आई मिलेगा या जेड भी लिखता है। बुक में बेटा क्या मिलेगा आपको, किसी किसी बुक में आई मिलता है, किसी किसी बुक में बेटा क्या मिलता है, जेड मिलता है। तो दोनों से ही इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ आई तब भी इंटीजर, जेड तब भी क्या होगा बेटा, इंटीजर। तो अब अपने पास क्या हो गया बेटा, इसमें आपके पास पीछे के दो जो नंबर हमने पढ़े थे, उन नंबर में आपके पास ना ही माइनस की संख्याएं नहीं थी, तो अपन ने यहाँ पे माइनस की संख्याएं लेना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ इस टाइप होता है 0 1 2 डॉट डॉट, इधर इनफाइनाइट, इधर होता है बेटा -1 -2 -3। एक चीज आपने ध्यान से देखा होगा, नोट नहीं किया होगा, मैं बता दे रहा हूँ। मैं सभी को क्या लिख रहा हूँ, मंझला कोष्ठक के अंदर लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये क्या, एक प्रकार के सेट है, क्या एक प्रकार के समुच्चय है। एक किसका समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, नेचुरल नंबर का सेट है। एक किसका है, होल नंबर का सेट है, क्योंकि ये मंझला कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है। एक किसका सेट है बेटा, इंटीजर का सेट है। अब और थोड़ा सा अपन प्लस माइनस कर लिए थे, अपन डिवाइड भी करना स्टार्ट कर दिए। जब डिवाइड करते हो बेटा, तो आपको मान लो 3 में 2 से डिवाइड करना, 3 में 2 से भाग देना हो, तब इस टाइप की जो संख्या है, ये नंबर है, पीछे के तीनों में नहीं है। ध्यान से देखो तो पीछे के तीनों में नहीं है, तो मतलब क्या होगा, एक नया और बन गया, जिसको हमने क्या बोला था बेटा, याद हो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसको बेटा आपको क्यू से लिखा हुआ मिलेगा। किससे लिखा होगा बेटा, क्यू से। इसकी डेफिनेशन आपको याद हो, इसका क्या था, परिमेय संख्या क्या था, P डिवाइडेड बाय Q। और Q को क्या कर रहा था बेटा, वो 0 नहीं बोला था। Q को बेटा क्या बोला था, 0 नहीं बोला था। अच्छा, क्यों नहीं बोला था, इसका कारण पता होना चाहिए कि Q को 0 क्यों नहीं बोला था। नीचे क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। नीचे क्या आएगा, कोई नंबर होगा, नीचे क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो 0 से भाग देते तो बेटा क्या बनता है, इनफाइनाइट बनता है। क्या बनता है, इनफाइनाइट, परिभाषित नहीं है। वही है, किसी को भी बोलता है सर ये अनंत कोई संख्या तो है, तो इनफाइनाइट का मतलब होता है परिभाषित नहीं है, उसको कोई एक संख्या मत बना देना, ठीक है। तो अब ये क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके जो एग्जाम्पल बनते हैं, इसमें 0 आता है, 1/2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, ऐसे कई सारे आ सकते हैं।
इधर भी हो सकता है -1/2 आ जाए, इधर -1 आ जाए, डॉट डॉट, इधर -∞। ये माइनस है, ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होता है, माइनस अनंत से इधर प्लस अनंत तक जाएगा। अब ये होगा, एक संख्या आपने देखा होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या देखा होगा बेटा, अपरिमेय, इसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो रेशनल ना हो, जो परिमेय नहीं अपरिमेय, और जो रेशनल है उसको इर्रेशनल बोलते हैं, इर्रेशनल। इसमें तो अपने बुक में इसका इर्रेशनल का यूज नहीं है, तो IR मैंने लिख दिया इसको अपने मन से। तो ये क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में नहीं होता है, जिसको आप P/Q के रूप में बदल नहीं पाते हो, तो वो नंबर जो होते हैं अपने पास इस टाइप वाले होते हैं। √2 होते हैं, √3 होता है, पाई होता है। ये सब बेटा कौन सा नंबर है, आपके इर्रेशनल नंबर है। कौन सा बेटा है, इर्रेशनल। इसका सेट भी बना सकते हो आप, √2, √3, ऐसे पाई जो भी होगा। इधर माइनस का भी √ आ सकता है, -√2, -√3, ये सब बन सकते हैं। इनफाइनाइट होगा, इधर -∞ होगा। इसको आप एग्जांपल की तो ये मेन समझते रहना आप कि परिमेय में आपके -1 भी आ सकता है, -1/2 आ सकता है। आपको पता है कि एक है, परिमेय है कि नहीं है, रेशनल नंबर है कि नहीं है, हाँ है, क्योंकि मैं इसके नीचे क्या लिख सकता हूँ बेटा, एक लिख सकता हूँ, तो P/Q के फॉर्म में ये बन चुका है। अब इसके बाद सभी संख्याएं किसमें होती हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो किसमें चले जाता है, उसको अपन लास्ट में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं बेटा, वास्तविक संख्या। इसको अपन बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, रियल नंबर। इसको अपन R से लिखेंगे। इसमें क्या होता है बेटा, ये पूरा न लिखे, सारी संख्या ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं सब इसमें आ जाते हैं, तो अपन इस रूप में लिख देते हैं, परिमेय प्लस में अपरिमेय, या इसको क्या बोलेंगे बेटा, रेशनल। रेशनल नंबर भी होते हैं, और प्लस कर देता हूं, चाहे और कर देना, यहां पर परिमेय और अपरिमेय होते हैं, रेशनल एंड इर्रेशनल होता है, इर्रेशनल होता है। इसमें सारे नंबर्स होते हैं। एक लास्ट में और भी है, आपने ये नंबर देखा होगा, इस टाइप का नंबर आपने देखा होगा, कहीं पे मिला होगा, जब आप शायद वो करते सीरीधारा चार्ज आपने यूज किया होगा, ax² + bx 10th में, ax² + bx + c = 0, जहां पे यदि d की वैल्यू क्या हो, <0 हो, तो आप खुश हो जाते थे कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। b² - 4ac याद है, b² - 4ac 0 से छोटा हो जाए तो आप खुश हो जाते थे कि इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा। कारण क्या था कि अंडर रूट में वो क्या देता था बेटा, माइनस। अब अंडर माइनस जो होता है, -2, ये क्या होता है, ये वास्तविक नहीं होता है, रियल नहीं होता है। इसको अपन बोलते हैं काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर। तो अपन इसको भी एक नाम दे दिए, अपन इसको भी नाम दे दिया, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, चाहे समृद्ध संख्या, समृद्ध संख्या, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अपना 11th का चैप्टर भी है, शायद चैप्टर नंबर 5 है। ये क्या है बेटा, चैप्टर ही है, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे। तो ये जो होता है बेटा, इसमें क्या होता है, वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है, तो रियल नंबर भी होता है और इमेजिनरी नंबर भी होता है। उसको अपन लिखते हैं ये a + आयोटा बोलते हैं इसको, आयोटा, आयोटा, a + आयोटा b। क्या बोलते हैं बेटा, a + आयोटा b। ये क्या होता है, रियल, ये क्या होता है, b। यहाँ पर a क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में हमने बांट दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांट दिया, एक है रियल, एक क्या है, इमेजिनरी। तो जो आयोटा के साथ लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, और जो अकेला होता है उसको क्या बोलते हैं, रियल। तो ये अपन पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, आयोटा आया कहां से था, क्यों लगाया गया, ये सब पढ़ेंगे। तो बेटा ये सारे नंबर्स हैं। नंबर्स बताने का मेन मेरा मकसद ये था कि आपको n मिले, w मिले, z मिले, q मिले,
ये तो मिलेगा नहीं, रेशनल मिले या आर मिले, तो आर मिलते ही तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि यह वास्तविक संख्या है। क्यू मिलने का मतलब परिमेय है, जेड मिलने का मतलब पूर्णांक है, डब्ल्यू मिलने के बाद पूर्ण संख्याएं हैं, एन मिलने का मतलब प्राकृत संख्या है। ये सभी आपके दिमाग में होने चाहिए। अब एक ध्यान से देख रहे होगे यहां पर, तो कॉम्प्लेक्स में वास्तविक भी है। अच्छा वास्तविक, अब देखो कॉम्प्लेक्स में वास्तविक भी है, इरेशनल भी आ जाएगा, परिमेय भी आ जाएगा, पूर्णांक भी आ जाएगा, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा और प्राकृत संख्या भी आ जाएगा। मतलब जो सबसे नीचे लिखा हुआ है, ऊपर की जितनी भी संख्याएं इसके अंदर होंगी। ऐसे वास्तविक में कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, रियल में कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, लेकिन ऊपर के सभी होंगे। रेशनल में देखो ये दोनों अलग अलग हैं। रेशनल में क्या होगा, ऊपर के सभी होंगे, इंटीजर में ऊपर के सभी होंगे, होल नंबर में ऊपर के सभी होंगे। देखो होल नंबर में 0 भी है और 1 2 3, ये 1 2 3। एन मतलब डब्ल्यू में भी, देखो एन क्या होता है, सबसे छोटा होता है, एन डब्ल्यू में भी जाता है, जेड में भी रहता है, क्यू में भी रहता है और आर में भी रहता है। इसको अभी पढ़ेंगे उप समुच्चय, जब अपन आगे बढ़ेंगे अभी सेट्स में सबसेट पढ़ेंगे, तो सबसेट में आपको ये बताऊंगा कि देखो आपको यहीं से बता दे रहा हूँ, एक सबसेट का आइडिया दे रहा हूँ। उप समुच्चय, कोई भी समुच्चय उप समुच्चय कब होता है, जब उसके सारे एलिमेंट दूसरे में होता है। यहाँ पर एन के सभी एलिमेंट किसमें है, डब्ल्यू में है, एन के सभी अवयव क्या है, डब्ल्यू में है, इसलिए एन क्या होगा, डब्ल्यू का सबसेट होगा। एन क्या होगा, डब्ल्यू का उप समुच्चय होगा। ये अपना टॉपिक है, अभी बात करेंगे। अब एक बात और करते हैं, जैसे मैंने कोई सेट ए ले लिया, कोई सेट मैं बना रहा हूं अपने मन से, ऐसे लिख लिया, रैंडम लिख रहा हूं, ये हमने लिख लिया। अब इसमें आपसे पूछता है, जैसे कभी कभी ये करेगा, ये लिखते हैं 1, एक सिंबल ये यूज करेगा ए, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, क्या बोला, बिलोंग्स टू, मतलब 1 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब जो एलिमेंट ए है, सॉरी एलिमेंट जो ए एलिमेंट है, ये अवयव, अवयव एक जो है क्या ए में है। तो जब कोई भी एलिमेंट किसी सेट में होता है, कोई भी एलिमेंट किसी सेट में होता है, तो अपन इसी से लिखते, अपन ये नहीं लिखते 1 बिलोंग्स टू ए, नहीं, 1 इसका मतलब क्या हो गया, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए। अब जैसे बात करो यहां पर 10 बिलोंग्स टू ए, 10 बिलोंग्स टू ए। अच्छा क्या 10 इसमें है, 10 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, तो बोलूंगा 10 डज नॉट, अब इसको काट देंगे, देखो इसमें है, जब नहीं है तो इसको ऐसे काट देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है, जो कटा होता भाग ए लिख लेना, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या होगा बेटा, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जब बिलोंग्स टू होगा तो 1 बिलोंग्स टू ए। तो आपके दिमाग में होना चाहिए, एक सिंबल यूज करेंगे अपन, इसको शायद एप्सिलॉन बोलते हैं, इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन है। लेकिन यहां पर अपन क्या बोलेंगे इसको, अगर जो कोई एलिमेंट सेट में है तो एक है, तो एक बिलोंग्स टू ए ना लिखकर, मैंने बोला था अपन छोटे छोटे यूज करते हैं, अपन पूरा कार्यक्रम नहीं करते हैं, तो इसको सिंपल ये लिख देना। काट दोगे तो होगा कि वो उसके बिलोंग्स नहीं कर रहा, ये अपन पढ़ लिए, तो ये दिमाग में होना चाहिए। अब अपने पास बेटा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का चल रहा है बेटा, एनसीईआरटी का चल रहा है अपना, तो ये अपने पास जो है 1.1, हाँ 1.1 ही तो होगा अपने पास। तो 1.1 में आपने देखा होगा, मैंने बोला था वीडियो देख लेना और क्वेश्चन ट्राई कर लेना। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं, कुछ सेट भी बनाने हैं बेटा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखा होगा आपने, तो क्या बोला है बेटा, इसमें बोला है आपसे, अब एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं मैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब 1.1 के एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल कैसे हैं। इसमें दिया है शायद कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें कोई इक्वेशन दे रखा है, समीकरण,
अब बोला है आपसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। इसमें दिया हुआ है बेटा 1.1 का चल रहा है बेटा, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी की बुक है अपनी। उसमें दिया है कि एक समीकरण दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। आपको इसका जो हल होगा उसको किसमें लिखना है बेटा? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है बेटा? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मतलब हल करने का मतलब एक बात दिमाग में बैठा लेना, जानते हो तो ठीक, मैं सब कुछ लेके चलता हूँ, ठीक ठीक बच्चों को भी लेके चलता हूँ और जो महा वाले होते हैं उनको भी संग संग लेके चलता हूँ, आप परेशान मत होना। इसमें हल करने का मतलब, इस हल करने का मतलब होता है बेटा कि वहां उस इक्वेशन से, उस समीकरण से आपको x का मान निकालना होता है। कभी क्या समीकरण देके बोलेगा बेटा x का मान ज्ञात कीजिए, क्या बोलेगा? x का मान ज्ञात कीजिए। कभी कभी क्या बोलता है वो कि हल कीजिए। हल करने का मतलब क्या होता है बेटा? x का ही मान निकालना। दो टाइप से सवाल पूछता है, क्वेश्चन क्या बोलेगा? दो टाइप से पूछेगा। फर्स्ट पूछेगा, क्या बोलेगा कि इस समीकरण से आप x का मान ज्ञात कीजिए, या बोलेगा कि इस समीकरण को हल कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने का मतलब भी क्या होता है? x का मान निकालना है, और हल करने का, और x का मान बोलेगा तब तो कोई बात नहीं है। तो इसको हल करते हैं। तो अपन 9th 10th में गुणनखंड पढ़ रखे हैं, कैसे करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं देखते हैं। तो जो नहीं जानते वो भी थोड़ा सा सीख लेना, क्योंकि ये तो अपन तो मान के चलते हैं कि आप फैक्टर करना जानते हो, फैक्टराइजेशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मैं ये भी लेके चल रहा हूँ, नहीं जानते हो तभी थोड़ा बहुत आप सीख लेना। क्या करते थे, ये जो अचर होता है कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के गुणांक से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इसके माइनस प्लस का नहीं जानते, क्यों? 2 को 1 से क्या कितना आया? 2। अब 2 का अपन क्या करते हैं, ऐसे याद हो आप, 2 को 1 बार जाएगा तो 2 का गुणनखंड क्या बन गया? 2 × 1। देखो पहले इसको लो, फिर इसके गुणनखंड, इसके आगे जो भी अंक होगा, गुणांक होगा, एक्स का गुणांक होगा, उससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आया। 2 का गुणनखंड निकाल लो, 2 का गुणनखंड निकाल लो, तो 2 का तो ऐसे ही बनेगा, फैक्टर मैंने कर लिया। अब इस जो नंबर आए हैं इनको प्लस करो माइनस करो, आपस में क्या करो बेटा? प्लस करो या माइनस करो। इसके आगे का अंक मिल जाना चाहिए, इसके आगे का अंक मिल जाना चाहिए। तो क्या होगा बेटा? इसका ध्यान से देखो क्या बनेगा, बोलो। 2 - 1 कर दो तो काम हो जाए। तो इसका जो बनेगा, अभी तो मैंने सिखा दिया था, अपन प्रयास एक डिवीजन करा दिया आपका, मुझे पता है 9th 10th से ही करते आ रहे हो तो आप जानते ही हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस लाना है, तो 2x - x - 2 बराबर 0, ये कर लिया हमने। अब इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? ध्यान से देखो, तो x कॉमन है, x + 2, यहाँ पर क्या कॉमन है? -1 x + 2। और इसमें और बात ध्यान देती है, क्या ध्यान देना होता है बेटा? कि आप ये जो कोष्टक में कॉमन मिला हुआ है, इन दोनों में भी ऐसा कॉमन लो कि जो यही मिले, ये भी ध्यान देते हैं। नहीं होता है तो अपन सीधी धार चार के पास जाते हैं। तो यहाँ अब इन दोनों में कॉमन क्या हो गया? x + 2, फिर क्या आ गया? x - 1 बराबर 0। थोड़ा यहाँ पर रुक जाते हैं, अपन तो जानते हैं निकालने के लिए, लेकिन करते कैसे हैं? अब ध्यान से सुनो, उसको उसके पीछे कहानी आप सीधे ये लिख देते हो ना, शायद x + 2 बराबर 0 और x - 1 बराबर 0। यहाँ से आप क्या लिख लेते हो? x बराबर -2 और x बराबर 1 आएगा, तो यही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये 0 लिखते क्यों है? कुछ बच्चे हो सकता है जानते हो, यदि उनके टीचर ने बता रखा हो। कारण क्या है बेटा? समझो, इनको 0 लिखने का, देखो इन दोनों कोष्टक का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। इन दोनों कोष्टक का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। तो हो क्या रहा है इसकी कारण? अच्छा मान लो इसकी जगह पे मैं कोई अंक ले रहा हूं, तो अभी कितना आ रहा है? देखो 2 है, 2 नंबर है, ये अपने मान से ले लिया, 6 आ गया। तो 0 कैसे आएगा? दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, तो 0 कैसे आ सकता है? तो ये भी हो सकता है कि 3 × 0 कर दो तो क्या बन जाएगा बेटा? 0। या ये भी कर सकता है 0 × 3 कर दो तो क्या बनेगा बेटा?
जीरो होगा, या ये भी तो हो सकता है कि दोनों जीरो हो जाए तो क्या मिलेगा, जीरो। तो अपन को यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, ये जो दोनों कोष्टक हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा है, तो हो सकता है कि x प्लस टू क्या हुआ, हो सकता है ऐसे भी हो कि x प्लस टू जी इंटू एक्स माइनस वन कर दें तभी क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। या ये भी हो सकता है कि x माइनस वन इंटू जीरो कर दो जब भी क्या मिल गया आपको, जीरो मिल गया। तो केवल दो ही केस में मिलेगा, या तो ये जीरो होगा तभी इन दोनों का गुणा क्या मिल जाएगा, जीरो, या तो ये जीरो एक्स माइनस, सॉरी मैंने इसी को उठा कर लिख दिया, यहाँ पर आपको क्या लिखना था, x प्लस टू। अब क्या हो सकता है, x प्लस टू जीरो होगा तभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या मिल गया, जीरो, या हो सकता है कि x माइनस वन जीरो हो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या मिल गया, जीरो मिल गया। इसीलिए क्या करते हैं, हो सकता है कि x प्लस टू बराबर जीरो हो इस वाले केस में, या यहाँ पे या लगाते हैं, बीच में क्या लगाते हैं, या लगाते हैं, और नहीं लगाते हैं, दिमाग में बैठा। और का मतलब क्या हो गया, दोनों को जीरो आपने कर दिया। तो क्या हो सकता है बेटा, x प्लस टू जीरो हो सकता है, या कौन सा जीरो होगा, x माइनस वन जीरो। तो कारण ये था, कहानी ये थी कि हो सकता है कि x प्लस टू जीरो रहा होगा तब भी जीरो मिल गया, और x माइनस वन जीरो रहा होगा तब भी आपको क्या मिल गया बेटा, जीरो मिल गया था। तो अब यहां से आपका क्या हो गया, ये तो काम खत्म कर दिया मैंने, काम तो वही होगा, आंसर तो वही होगा, आंसर चेंज नहीं होगा। अब इसका बोला था कि इस सेट का जो समीकरण का हल है उसको किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में यहां पे लिख सकते हो, समीकरण का हल रोस्टर रूप में लिखने पर, तो रोस्टर रूप में क्या करते थे बेटा, जो भी आ जाए उसको उठा कर लिख दो, कॉमा करके लिख दो, बस ये हो गया आंसर। ये तो x का मान है माइनस टू और वन, माइनस टू और वन मैंने लिख दिया। ये है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो था। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को देखिए। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में आपको दे रखा है, आपको अब दूसरे रूप में दिया हुआ है, किसमें दिया है, दूसरे रूप में दिया है, और आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है बेटा, रोस्टर फॉर्म में। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को देखिए, एनसीईआरटी की बुक चल रही है अपनी, एग्जाम्पल उसमें मैं आपको करवा दे रहा हूं। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को देखिए बेटा आप जल्दी से। सेकेंड में दिया है आपके पास कोई एक सेट है, सेट बोला x ऐसा है कि x सच डेट x, मैंने बोला था कल बताया था, इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। x ऐसा है कि x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर का मान क्या है बेटा, 40 से छोटा है। तो इसको किस में लिखना है बेटा, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है बेटा, रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। ये किसमें है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। याद है कि नहीं याद है, मैं नहीं पढ़ो तो अभी रिवीजन हो जाएगा आपका। ये मैंने बोला था जहां पर आप परिभाषा लिख दो, x ऐसा है कि x एक क्या है, धन पूर्णांक है, और क्या है, x स्क्वायर का मान क्या है, 40 से छोटा है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक में आपको x का मान कुछ भी लो उसका स्क्वायर करेंगे और उसका मान क्या होना चाहिए, 40 से छोटा होना चाहिए। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना था। तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। आपको इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे देगा और किस में लिखना होगा बेटा, रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। अब चलो देखते हैं। अच्छा चार स्क्वायर करोगे, एक का स्क्वायर कितना होता है बेटा, एक का स्क्वायर एक क्या 40 से क्या है, एक्स ऐसा लो उसका स्क्वायर करो और उसका मान क्या होना चाहिए, 40 से छोटा होना चाहिए, 40 से छोटा होना चाहिए। छोटे का चिन्ह होता है लेस देन, एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 40। तो 40 से छोटा होने का मतलब क्या हो गया, कोई नंबर लो, एक पूर्णांक है, पूर्णांक का भी हमने पढ़ा, इंटीजर पढ़ा बेटा, उसमें क्या होना चाहिए, एक मिलेगा। एक का स्क्वायर करोगे, एक क्या 40 से छोटा है, हाँ है। तो सर -1 का स्क्वायर करूंगा वो भी तो एक आएगा। क्वेश्चन सही है, एक का स्क्वायर क्या एक मिला, मैंने रोस्टर फॉर्म में इसको लिख दिया। तो सर -1 का स्क्वायर करूंगा तो एक तो मिलेगा। तो मैं कहा कर रहा हूं, गलत कहा है, लेकिन इसने क्या बोला है, ये छोटा सा लिखा था, इसका भी धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर,
आपको क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, धन पूर्णांक लेना है, प्लस का इंटीजर लेना है। इसने पहले कंडीशन लगा दिया है कि पूर्णांक जो लोगे इंटीजर कौन लोगे, पॉजिटिव लोगे। तो ऐसा मतलब ये क्या है, निगेटिव है, ऋणात्मक है, इसको अपन को नहीं लेना। उसने मना कर दिया है कि केवल पॉजिटिव इंटीजर का ही स्क्वायर करना है। तो इसका मतलब सॉरी -1 आप नहीं लोगे। और जब -1 नहीं लोगे तब इसके आगे पूर्णांक क्या मिलेगा, इंटीजर। 1 के बाद क्या मिला था 2, 2 का स्क्वायर करो 4, अभी भी सही है। -2 नहीं लेंगे क्योंकि ऋणात्मक हो गया। अब 3 लोगे, 3 का स्क्वायर 9, वो भी छोटा है। 4 लिया 16 16, फिर क्या लिया 5 25, 6 लिया 36, 7 लिया, 7 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 49, 49 क्या हो जाएगा, इससे ऊपर चला गया, उसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, छोटा। तो ये बन गया आपका। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म था, समुच्चय निर्माण विधि। इसको किसमें बदल दिया बेटा, रोस्टर फॉर्म में बदल दिया। इसके बाद आपको इसी रूप में कई सारे सवाल दे रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 भी बता दे रहा हूं। मैंने बोला था ना कि चैप्टर आसान है, कुछ भी नहीं है। लगेगा क्या यार इसको टीचर पहले क्यों पढ़ाते क्यों नहीं है, क्यों इसको बाद में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। थर्ड में देखो, अब हाथ 1-2 क्वेश्चन में आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी। थर्ड में कोई समुच्चय दे रखा है, सेट दे रखा है 1 4 9 16 25 डॉट डॉट ए इनफाइनाइट तक जा रहा। ये आपको किसमें लिखा है, समुच्चय निर्माण विधि में। ये किसमें दिया बेटा, देखो कॉमा लगा है, सब कुछ लिखा है, तो कौन सा है, रोस्टर है। अब क्या बोल रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि में चेंज करो इसको। तो समुच्चय निर्माण विधि में तो बेटा क्या करते हैं, अपन परिभाषा लिखते हैं, नियम लिख देते हैं, सब कुछ नहीं लिखते हैं, सब कुछ नहीं लिखते हैं। तो इसका कार्यक्रम कैसे करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म को, देखो ध्यान से। तो अब इस पे देखो, यहां से सेट बिल्डर से रोस्टर में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये पढ़ा कॉमा करके लिख दिया। लेकिन रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में जाने में अब यहां पे थोड़ा सा अपना दिमाग यूज होता है। रोस्टर में दिया है, अब इस नंबर को देखो और समझो हो क्या रहा है, देखो और समझो हो क्या रहा है। तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। तो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, इन्हीं को ध्यान से। 1 का स्क्वायर क्या मिला था 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, डॉट डॉट लगाए तो चलते जाओ। यहां से यहां तक मैंने देखा तो क्या मिला है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 25। तो फिर आगे क्या मिलेगा, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब हमने देख लिया, मतलब क्या हो रहा है, अच्छा 1 का स्क्वायर, एक नंबर कहां से स्टार्ट किया था हमने, किस संख्या में, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, वास्तविक, किसमें हमने 1 से स्टार्ट किया था, आपको याद हो, देखो जल्दी से दिमाग लगाओ। n में, नेचुरल नंबर में हमने कहां से स्टार्ट किया था, 1 से। तो देखो लिखेंगे क्या, नियम बनाएंगे। देखो इसीलिए बोलते हैं रोस्टर से सेट बिल्डर जाने में थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज होता है। तो आप यहां पर क्या करोगे, नियम बनाओ। एक तो ये लिखना है, x ऐसा है कि x ऐसा है कि x। अब जो x यहां पर है वो किसी नंबर के बराबर, स्क्वायर के बराबर था, याद हो तो। क्या चल रहा है, x का कोई मान लोगे और उसका क्या हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है। देखो कोई मान लोगे, x बराबर n स्क्वायर, अब n का मान लोगे और उसका क्या हो जाएगा, ये x क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। अब लेकिन इस स्मॉल n को बताओगे, स्मॉल n को बताओगे कि स्मॉल n को कहां से निकाल रहे हो। तो ये पहले नंबर पे 1 मिला है, तो पहले नंबर को 1 कहां पे मिला था बेटा, नेचुरल नंबर में। आपको याद हो तो किसमें मिला था बेटा, नेचुरल नंबर में मिला था। तो नेचुरल नंबर मतलब ये जो n है, स्मॉल n, वो कहां से निकाल रहा हूं, कैपिटल N से निकाल रहा हूं। इसलिए थोड़ा ये एग्जांपल में समझाने का प्रयास किया हूं कि आपको रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में जाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि ये नंबर किस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पे 1 4 9 16 25, इसमें क्या हुआ बेटा कि इसमें आपको किसी नंबर का स्क्वायर चल रहा था, 1 का स्क्वायर चल रहा था, 2 का स्क्वायर चल रहा है, 3 का चल रहा है, 4 का चल रहा है, 5 का चल रहा है। तो मैंने क्या लिखा, x ऐसा है कि x का मान क्या है बेटा,
एन स्क्वायर है, और उस एन को मैंने कहां से लिया था, कैपिटल एन से निकाला था। यह बन गया अपना रोस्टर। ये रोस्टर था, रोस्टर से इसमें किसमें बदल दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ऐसे ही एग्जांपल नंबर 4 को देखो, आंसर तो 2-2 लाइन के हैं। 4 में क्या दिया है बेटा, यहां पर कोई एक सेट दे रखा, मैं ए मान ले रहा हूं, उसमें दिया है 1/2, 2/3 और 3/4, फिर से दिया है 4/5, 5/6 है, शायद 6/7 है, ये दे रखा है। अब ये दिया है, इसको कॉमा लगते ही अपन को समझ में आ जाना चाहिए किसमें दिया है बेटा, रोस्टर में दे रखा है। अब किसमें बदलना है बेटा, सेट बिल्डर में अपने को चेंज निकालना है इसको। अब थोड़ा सा आप सोचो और मैं बता रहा हूं आपको। सोचो क्या चल रहा है इसमें, नंबर ऊपर नीचे देखो क्या हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पर जाकर रुक रहा है। जैसे इसको बनाया था, क्लास में रहता तो आपसे मैं बनवाता आपसे कि देखो बेटा कौन कौन बना पा रहा है। प्रयास करो बेटा, आपके पास मौका है। 11th से ही यदि आप 10th तक आपने क्या किया है उससे कोई मतलब नहीं होता है, ये समझ लेना। 10th में 95% हो, 98% हो, किसी का मतलब क्यों, बर्थ सर्टिफिकेट, बस 10th की मार्कशीट मतलब क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट। आप किस दिन पैदा होते वो सर्टिफिकेट के लिए बनता है। 10th पास कर लिया बस, उसका कोई आपके आगे यूज होने वाला नहीं है। कभी भी मांगा जाता है 12th की परसेंटेज मांगा जाता है। बीएससी में जाकर ग्रेजुएशन करोगे तो वहां पर 12th की परसेंटेज ली जाती है, ना कि 10th की ली जाती है। आप 10th में 55 हो, 95 हो, 99 हो, कोई मतलब नहीं है उसका, सब एक जैसे हैं। क्लास में एक जैसे बैठे हैं, 55 का भी बैठेगा, 98 वाला परसेंट एक साथ बैठ के पढ़ लेंगे साइंस। लेकिन बीएससी के कॉलेज में यदि जिस कॉलेज में 98% पे हो रहा है तो 98 के ही बच्चे दिखेंगे, वहां 55 वाला नहीं पहुंचेगा। तो आप 10th तक क्या किए हो उससे कोई मतलब नहीं होता। आपका मेन कहानी स्टार्ट होता है 11th से, और कुछ 10th में कुछ भी नहीं है। हाँ, 10th में जिसकी 99% है तो ये पता चलता है कि उस कॉपी अच्छी लिख लेगा, क्योंकि भाई बोर्ड में 99 या पाया है, 98% पाया है, तो वो कॉपी अच्छे से लिख लेगा। उसको लिखने के लिए नहीं बताया जाएगा कि किस तरह से लिखा जाएगा, वो जानता है सब कुछ, बस इतना हो सकता है। तो आप 55 हो, 95 हो, 98 कोई मतलब नहीं है, बस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब ये मत सोचो कभी 10th है, अभी तो स्कूल स्टार्ट नहीं हो रहे, मौका मिला है आप पढ़ाई करते रहो। तो सेट बिल्डर में बेटा देखो ध्यान से, तो क्या हो रहा है, ये 1/2 है, 2/3, 3/, तो ध्यान से देखो आप। अपन तो टीचर है, क्वेश्चन तो दिमाग में रहते हैं, आंसर उसके आपको सोचना है। ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, 1 में 1 जोड़ दो 2, 2 में 1 जोड़ 3, 3 में 1 जोड़ो 4, 4 में 1 जोड़ो 5, 5 में 1 जोड़ो 6, 6 में 1 जोड़ो 7। हो क्या है, जो ऊपर का संख्या है, जो ऊपर की संख्या है उससे एक ज्यादा नीचे की संख्या है। ध्यान से देखो, और तो कुछ हो नहीं रहा। स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से, मतलब नेचुरल नंबर होगा। 1 से स्टार्ट होने का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर। तो हो क्या रहा था, यहाँ पर x ऐसा है कि x बराबर क्या होता है, ऊपर की संख्या जो भी लोगे उससे एक नीचे ज्यादा ले लोगे, तो क्या होगा, n डिवाइडेड बाई n+1। जहां आप n को बताओगे कहां से उठा रहे हो, n से, कैपिटल n से। लेकिन इसमें और इसमें अंतर है, ये जाकर 6 पे रुक चुका है, ये इनफाइनाइट है। कैपिटल n बोलने का मतलब क्या हो गया, कैपिटल N बोलने का मतलब हो गया बेटा कि आप इनफाइनाइट तक जा रहे हो, अनंत तक जा रहे हो। लेकिन यहां पर ये रुक गया है 6 पे, डॉट डॉट नहीं लगाया है। तो आप बताओगे कि जहां वो जो स्मॉल n था वो क्या था आपका, 6 तक लियो, 7 से छोटा कर दो। अच्छा ये जानते हो ना, अच्छा n क्या है, 7 से छोटा है, लेस देन है n 7 से, तो 7 से सब छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 6 है। अब मुझे 6 चाहिए। एक तरीके से ये भी लिख सकते हो, इसको या करके ये भी लिख सकते हो, n < 6।
माने छोटा है और बराबर है, मतलब 6 तक जाना है। दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया। ऐसे एग्जाम्पल हम 8 कर लेना। अब इसके बाद बेटा मैं डिस्कस जल्दी से कर लेता हूं। 1.1 के कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट में क्या बोला है बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो। जे अक्षर से प्रारंभ हो। इसमें बोला है कि इसमें कौन कौन सा सेट है, कौन कौन सा सेट है अपने पास। तो इसमें क्या बोला है, फर्स्ट वाले में जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, मतलब जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी मंथ का ये सेट बनेगा क्या, एक समुच्चय बनेगा कि जो जे से प्रारंभ हो रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? जे से कौन कौन स्टार्ट होता है, जुलाई, जून, और कौन है, जून जुलाई और तो कोई नहीं है, देख लेना। जनवरी है, 3 है, और तो कोई नहीं है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। जो बनाएगा जनवरी, जून, जुलाई, अब देख लेना कोई और मिल जाए तो 3 ही है शायद। तो इसमें सभी एक जैसे ही आंसर देंगे, किसी का आंसर चेंज नहीं होगा, किसी का आंसर चेंज नहीं होगा। तो ये सेट बनाएगा। इसके बाद क्या बोला, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब यहां पर कंपेयर हुआ सबसे अच्छे, मैंने कल ही डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि जहां पर सबसे अच्छे कंपेयर हो जाए, प्रतिभाशाली, सबसे अच्छे प्रतिभाशाली लेखक, हमें क्या पता कौन है। तो ये सेट आपका बेटा नहीं बनेगा। थर्ड पे बात करोगे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छे, कंपेयर हुआ। अब विश्व के उठाओगे तो तुम तो इंडियन हो, तो इंडियन का ही लिख पसंद करोगे। आधे 11 में से 5-6 तो तुम्हारे आधे यहीं हो जाएंगे। पाकिस्तान को तुम उठाओगे नहीं, और 1-2 नाम ले लोगे, नहीं तो 5-6 तो आपके यहीं होंगे। और कोई दूसरे मान लो न्यूजीलैंड का बना रहा हो, साउथ अफ्रीका का बनाने का पड़ा, वो तो साउथ अफ्रीका की टीम का 5-6 उठा गया, फिर इधर का लिख देगा। पाकिस्तान के जो है वो अपने लिखेंगे, 2-3-4 बाहर को उठाएंगे। तो सबका सेट एक जैसा नहीं होगा। सर्वश्रेष्ठ बोल दिया, जहां पर कंपेयर हो बेटा ये दिमाग में बैठा लो कि उस सेट कभी बन ही नहीं सकता। अब क्या बोला, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी क्लास के सभी स्टूडेंट का संग्रह। बॉयज, बालकों मतलब बॉयज का संग्रह। कलेक्शन बॉयज का है, आपकी क्लास में जितने भी बैठे हैं आपके ही होंगे, किसी दूसरी क्लास 12th का तो आके बैठेगा नहीं, 11th की होंगे, सभी होंगे। अब क्या बोला है, 5th में 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन। 100 से कम में जो भी बनाएगा, 100 से कम जो लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक जाओगे, 99 तक जाओगे, ये भी बनेगा। 6 को देख लो, सभी इससे नया। एक लास्ट वाला है 9th की बात और तो नहीं कोई, हाँ 9th तक ही है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस आपके एनिमल्स कौन कौन होते होंगे, आपको पता है? कोई तो बिच्छू से भी मैंने छिपकली से डर जाते हैं। ज्यादातर लड़कियां क्या होता है, छिपकली देखते चिल्लाने लगती हैं, और कुछ होते हैं छिपकली उठा कर फेंक देते हैं। तो जो फेंक देते हैं उनके लिए छिपकली डेंजर नहीं हुई, लेकिन लड़कियों तो चिल्ला देती हैं सब। तो कॉकरोच देख के चिल्ला देती है, तो उनके लिए कॉकरोच ही डेंजर एनिमल बन गया। तो आप यहाँ पर ये नहीं बता सकते हो कि कौन डेंजर है कौन डेंजर नहीं है। चाइना में क्या है, वो सांप को भी खा जाते हैं। चाइनीज क्या करते हैं, सांप को भी खा, उनके लिए तो सांप भी डेंजर नहीं, अपने तो सांप देखने तो हालत खराब हो जाएगी। तो सेट ये नहीं बनेगा। डेंजर मतलब हमें नहीं पता है, हमारे लिए किसी और के लिए कुछ डेंजर है, किसी के लिए कुछ और डेंजर है। कोई तो बाघ है, टाइगर, उसके साथ खेलते रहते हैं, और अपन देख ले तो कहां चले जाएंगे। तो ये भी सेट आपका नहीं बनेगा। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा, ये जो बताया था ना, एप्सिलॉन डज बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू, ये बताना है बस आपको। इसमें नंबर है, इसमें 1 2 3 6 5 6 दे रखा है सेट बेटा, इसमें बस ये बताना था। ये सब मजाक ही है। थर्ड, ये सब आप कर लेना, और जो ना हो बेटा कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, ठीक है बेटा। और आज के लिए यहीं पर, अब कल बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स कितने प्रकार के होते हैं, फिर आगे कहानी धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर अभी थोड़ा स्लो चल रहा हूं, ठीक है बेटा। पढ़ते रहना, आपके पास मौका है,
आप पढ़ाई करो, 11th 12th तुमने पढ़ाई के प्रति दे दिए, तो आप यदि 55 या 45% के हो तो पता चलो 12th में आप 98 लेके घूम रहे हो, लेकिन 2 साल पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है बेटा, बाय बाय।